हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। दुनिया में सबसे पहले जो क्रांतियां हुई वो किन देशों में हुई? बतलाया जाता है कि शासन के दो तरीके होते हैं, या तो राजतंत्र या फिर लोकतंत्र। कहानी जो स्टार्ट होती है वो फ्रांस की क्रांति से होती है। जब ये ज्ञानोदय का मशाल जलेगा तो लोग अधिकारों की मांग करेंगे। लुई 16 को हटाया गया। 1804 का नागरिक संहिता बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया। तो इन चारों देशों ने मिल करके 1815 में वाटरलू की लड़ाई में किसको हराया? नेपोलियन को हराया। हमारा जो मैटर नहीं वो कहता है कि फ्रांस अगर छींकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इटली का एकीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर में देखेंगे यूरोप का राष्ट्रवाद घात पे जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले जो क्रांतियां हुई वो किन देशों में हुई। बतलाया जाता है कि शासन के दो तरीके होते हैं, या तो राजतंत्र या फिर लोकतंत्र। तो इस लोकतंत्र जो लोकतंत्र हम आज 21वीं सदी में देख रहे हैं, इस लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष रही है। चाहे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए तो, या फिर आप अगर मुल्कों के परिप्रेक्ष्य में या यूरोप के देशों या अमेरिका के देशों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो जो अब तक का जो लोकतंत्र हम लोग कायम किए हैं, वो लोकतंत्र यहाँ तक आने के लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष को लेकर के अपने साथ चला है। इन्हीं संघर्षों को हम देखेंगे यूरोप के परिप्रेक्ष्य में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब और कैसे हुआ और किन किन देशों में वो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ और वो फैलता चला गया, और वही जो एक आग थी। कहा जाता है कि जो हमारे देश की सबसे पहले क्रांति हुई 1857 की क्रांति, वो उन्हीं देशों की दी हुई एक आग की। बताया जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि जो 1857 की क्रांति है वो लोगों ने सीखा कि मतलब निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ भी, निरंकुश शासन के खिलाफ भी जा करके लोग अपनी सत्ता को कायम कर सकते हैं, लोग अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ये पूरा का पूरा जो है ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है, और इसी को हम सबसे पहले देखेंगे। कहानी जो स्टार्ट होती है वो फ्रांस की क्रांति से होती है। थोड़ा सा अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम फ्रांस को पढ़ते हैं। आपने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। 1789 से जो क्रांति स्टार्ट हुई, 1848 तक की क्रांति चली। लगभग आप देख रहे हैं 80 से 90 सालों का जो ये एक पूरा टाइम पीरियड रहा है, ये पूरे के पूरे फ्रांस को एकदम कहते हैं ना कि युद्ध के स्थिति में ला करके रखता था। क्यों? ताकि चाहे जो भी हो जाए राजतंत्र को इस देश से खत्म करेंगे। तो बताया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पहली क्रांतियां हुई हैं उसमें फ्रांस का नाम सबसे ऊपर है। फ्रांस के ही एक क्रांतिकारी या फिर यूं कह लीजिए एक चित्रकार थे जो फ्रेडरिक सरियू हैं, उनके द्वारा बनाई गई चित्र से इस चैप्टर का आगाज होता है। सबसे पहले देखिएगा फ्रांस में जो बनाया गया है फ्रेडरिक सरियू का चित्र और उसके विचार। ठीक है, देखिए फ्रेडरिक और सरियू के विचार फ्रांसीसी क्रांति के अंदर। देखिए ये एक व्यक्ति है जो एक चित्रकार है। कहते हैं कि कलम से ही क्रांतियां आती है। तो क्रांति की जो शुरुआत हुई या तो वो चित्रकारी के माध्यम से, ऐसा नहीं कि लोगों ने क्रांति नहीं की या सिर्फ क्रांतिकारी लोग जो कलम ही चलाया करते थे, नहीं, लेकिन कहते हैं जो कलम से क्रांति आती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। सरो लोगों ने कलम से क्रांतियां लाई और फिर लोगों ने पढ़ा, लोगों ने देख करके अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को महसूस किया। तो ऐसे जो चित्र बनाए फ्रेडरिक सरियू साहब ने बनाया, या फिर और भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मोंटेस्क्यू का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, रूसो का नाम पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति के ही लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी और लोगों को फ्रांस के लोगों को, यूरोप के लोगों को और बाकी दुनिया को बताया कि अगर देश के अंदर कोई राजतंत्र ना हो तो राजतंत्र के अलावा विकल्प किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में देखेंगे तो राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सरियू के विचार, जो कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार है। देखिए चेंज कर लेता हूँ, मैं कलम पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो हाईलाइटर है। देखिए 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार है फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि कितने चित्रों की श्रृंखला थी। तो ये जो सारी की जो चीजें पढ़ रहे हैं आप लोग, इस सबको हाईलाइट करते हुए जाइएगा। समझ रहे हैं? जितनी भी चीजें हैं आप इनको हाईलाइट करिएगा तो आपको ना बहुत ज्यादा आसानी से ये चीजें समझ आएगी। जो मैं लिख रहा हूँ आप इनको लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप उनको सुन सकते हैं और इनको लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ज्यादा, इनमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आप इसको देखिए, आपके स्क्रीन पे एक चित्र दिखाया जा रहा है, यही चित्र है और ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला है। इनमें उसने अपने
सपनों का संसार रचा जो उसके शब्दों में राजनीतिक, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अच्छा, ये कुछ शब्द आ रहे हैं। जनतांत्रिक, जनतांत्रिक शब्द का मतलब क्या है? जनों का तंत्र, लोगों द्वारा। लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहिए। लोग मतलब लोगों का, जन मतलब लोग। तो मतलब उन्होंने अपने चित्रों के अंदर एक जनतांत्रिक माध्यम का बात की, एक सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना हुआ उन्होंने एक अपनी चित्र बनाई कि उसके अंदर कल्पना, उनकी कल्पना की है। ये असल नहीं था, ये कल्पना, यूटोपिया कहा जाता है इसको, जो कि आप एक इमेजिनेशन में आप बनाते हैं ना, किसी किसी का चित्र बना लेते हैं। चाहे आप अपने महबूब का बना लीजिए, ठीक है, अपने माँ बाप का बनाइए, ठीक है, अपने एक्स का बना लीजिए, अपने नेक्स्ट का बना लीजिए। तो इन्होंने देखिए, अब ये लोग हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो यही सब चलता है, फिल्में ऐसी दिखाई जाती है कि हम लोग इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन जो यूरोप के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप में कहते हैं ना, बहुत बड़ा इमेजिनरी लोग होते हैं। वो लोग क्रांति करने के लिए ऐसे चित्रों का बनाया करते हैं। हमारे देश में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में भी राष्ट्रगान वगैरह जो लिखा, तो ये राष्ट्रगान जो है उस टाइम पर गाया जा रहा है। क्यों गाया जा रहा है? उस टाइम पे जो गाया जा रहा है वो क्यों गाया जा रहा है? ताकि लोगों के अंदर जोश भरा जाए। तो राष्ट्रगान भी तो एक एक माध्यम है ना लोगों के अंदर जोश भरने का। तो इसी तरीके से फ्रेडरिक सरियू की ये जो चित्रकारी है, ये लोगों के अंदर जोश भरने का एक माध्यम है, ठीक है, जो कि 1848 में बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, आप देखिएगा इस श्रृंखला के पहले चित्र में, तो पहले चित्र में आप यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। 4 में से एक जो चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं, जो कि सभी उम्र, मतलब ना तो कोई छोटा है ना बड़ा है, सारे ही लिंग धर्म सब मतलब कि सबको एक दिखाया गया है। कि मतलब कि अगर देश के अंदर अगर आपको लोकतंत्र कायम करना है, जनतंत्र कायम करना है, तो आप सभी वर्गों को एक साथ आना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ अमीर तबका जाएगा, ये नहीं कि हाँ भाई हम लोग तो गरीब लोग, हम लोग कैसे युद्ध करेंगे या फिर इन लोगों का साथ दे सकते हैं। या फिर अमीर ये नहीं सोच सकता है कि भाई इन लोगों को कैसे अपने साथ लाए, कि ये एक छोटी जात का व्यक्ति है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि आप इन लोगों को कैसे ले सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, इनको हम अपने आंदोलनों में कैसे लाएंगे। तो इन्होंने दिखाया सबसे सभी सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अच्छा, ये पढ़िए, सुनिए जरा। अच्छा, ये ज्ञानोदय की जो मशाल है क्या है? कि एक जो दौर से गुजर के आया पूरा का पूरा दुनिया, या फिर यूरोप के माध्यम में कहिए, तो एक दौर से गुजर के आया जिसको अंधकार का युग कहा जाता है, जिसमें जनतंत्र को या फिर राजतंत्र को, जनतंत्र नहीं राजतंत्र को वैलिडेशन दिया जाता था। कहते ना कि भाई हम लोग उस टाइम पे बहुत स्टीरियोटाइप्स थे, हम लोग राजा के शासन को वैध ठहराया करते थे। अब कहा इन्होंने अपने चित्रकारी के माध्यम से कि वो वैध शासन नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो है पूरे के पूरे यूरोप के अंदर ज्ञान का उदय हो चुका है। ज्ञानोदय की मशाल उनके एक हाथ में और दूसरे हाथ में अधिकारों की घोषणा पत्र है। और जब ये ज्ञानोदय का मशाल जलेगा तो लोग अधिकारों की मांग करेंगे। तो दूसरे हाथ में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की गई। दूसरा, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश का मतलब क्या? जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया सकता, जैसे कि राजतंत्र को अब खत्म कर दिया गया है। वो दिखा रहे हैं अपने चित्रकारी के माध्यम से, दिखा रहे हैं वो सारी चीजें कि अब जो हुआ वो क्या हुआ कि राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। अब राजतंत्र पूरा देखो जमीन पे पड़ गया है। ठीक है, वो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाए। पहले जो श्रृंखला थी वो अमेरिका और यूरोप के लोग अपने आजादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने दिखाया कि एक जो व्यक्ति है और एक जो स्टेच्यू है, एक प्रतिमा है, स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो कि वंदना करते हुए जा रहे हैं। और प्रतिमा के हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, मतलब कि लोग जो है अंधकार से निकलने के लिए एक मशाल जला करके निकले हैं। ठीक है, और दूसरे हाथ में उसी प्रतिमा के दूसरे हाथ में अधिकारों, मतलब पहला लोग कतार में जा रहे हैं, दूसरा ज्ञानोदय की मशाल, और तीसरा ये क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र। और चौथा जो बात उन्होंने कहा कि जितने भी निरंकुश शासन संस्थाएं थी, मतलब कि आप अगर बात कर लीजिए रूस के संदर्भ में, या फिर आप बात कर लीजिए फ्रांस के संदर्भ में, तो है ना, बर्बन वंश का जो राजा था, बुर्बो वंश का जो राजा था, वो एक राजतंत्र कायम करके ना बैठा हुआ था वहां पे, तो उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। रूस के संदर्भ में बात कर लिए, रूस के अंदर भी क्या था? एक राजतंत्र था, तो उसको भी अब क्या है, धीरे धीरे यूरोप से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये थे फ्रेडरिक सरियू साहब के विचार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे 1789 से फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। देखिए, जो यूरोप में राष्ट्रवाद होता है वो बेसिकली जो स्टार्ट होता है फ्रांस से स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रांस को आजाद होते होते 1789 से लेकर के 1848 तक का टाइम पीरियड आ जाता है। आप सोच सकते हैं इतने सालों तक लोग आंदोलन करते रहे। क्यों करते रहे? क्यों?
क्योंकि वहां पर लोग चाहते थे कि लोकतंत्र आ जाए। ठीक है, आप देखेंगे 1789 में, फिर उसके बाद रोबेस्पियर का टाइम पीरियड आता है जिसको आतंक राज कहा जाता है। फिर उसके बाद फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड आता है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट हटता है, फिर उसके बाद से वहां पर फिर से एक बुर्बो वंश का शासक दोबारा से ला दिया जाता है। इसी तरीके से देखते देखते ये 1848 तक का टाइम पीरियड आ जाता है। लेकिन इस बीच में जो क्रांतियां हो रही थी, फ्रांस की देखा देखी बाकी के देशों में भी क्रांति फैलती जा रही थी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्रांस के संदर्भ में कि ये क्रांति किस तरीके से की जा रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, टॉपिक है हमारा 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अच्छा, समूह में का मतलब क्या है कि वहां के जो नॉर्मल लोग थे, जो कॉमन पीपल्स थे, उन लोगों को वहां की सत्ता मिलती चली गई। अच्छा, नॉर्मल मतलब इतने भी लोग नॉर्मल लोगों को नहीं मिला था। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र कायम होता है, तो वहां पर सबसे पहले मतलब एकदम से गरीब लोगों को नहीं दिया जाता है वहां पे वोट डालने का अधिकार है। कुछ अमीर तबकों को ही वहां पे वोट डालने का अधिकार है अब तक। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे ये सत्ता जो है राजतंत्र से निकल के कहाँ आ रहा है, फ्रांसीसी नागरिकों, नागरिक मतलब कुछ लोगों के अंदर ये अब जो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, एक संस्था के हाथ में आ रही है। ठीक है, जिसको संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा चुना जा रहा है। ठीक है, जैकोबिन क्लब का ही नाम याद रखिए, जैकोबिन क्लब हो गया। फिर रोबेस्पियर का टाइम पीरियड आता है, रोबेस्पियर भी क्या है, लोगों द्वारा ही चुना गया था। वो अलग सी बात है कि वो वहां पर जाकर के आतंक का राज मचा दिया पूरा का पूरा 1700 क्या बोलते हैं इसको, इस टाइम पीरियड में जब भी वो रोबेस्पियर था, तो उस टाइम पीरियड पर पूरा पूरा आतंक, राइन ऑफ टेरर कहा जाता है उसके टाइम पीरियड को। ठीक है, लेकिन अब जो है लुईस 16 का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए ना, प्रभु सत्ता कहाँ, संवैधानिक बदलाव हुए और प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल के, प्रभु सत्ता मतलब वहां की जो सत्ता थी राजतंत्र से निकल कर किसके पास आ गई, फ्रांस के नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर हो गया ना। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियति तय करेंगे। नियति मतलब जो भी काम काज होगा अब कोई राजा नहीं करेगा, अब कौन करेगा, वहां के नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल का मतलब ये जिनको वो चुन रहे हैं। समझ रहे हो, वो संवैधानिक राजतंत्र के अंदर संवैधानिक राजतंत्र ही है, लेकिन संवैधानिक है, संविधान के द्वारा चलाया जा रहा है। एक झंडे का निर्माण किया गया, इसी टाइम पर झंडा बनाया गया। ठीक है, संविधान बनाया गया, लोगों को अधिकार दिए गए। ठीक है, फ्रांस के अंदर जब सबसे पहली क्रांति हुई, उसी के बाद 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। देख रहे हो, मतलब ये क्या है कि पूरी यूरोप के अंदर एक पूरा का पूरा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी। इन परिवर्तनों में अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर बहुराष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब राजा के जगह यहाँ पे ना, ये देखो, वंशीय साम्राज्य, वंश मतलब कि वंश द्वारा जो चलता था, वंश मतलब राजतंत्र जिसको हम कहते हैं ना, राजतंत्र, राजा का तंत्र। ठीक है, फ्रांस के अंदर किसका तंत्र, राजा का तंत्र है। लुई 16 का जो तंत्र था, लुई 16 जो है ना, जिसको आप राजतंत्र कह रहे हैं, लुई 16 कौन से वंश का था, तो यह है बूर्बो वंश का राजा। तो इसकी जगह अब जो है यहाँ पर संविधान द्वारा चुना गया राजतंत्र, संविधान द्वारा चुना गया राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। मतलब कि अब जो राजा चुना जाएगा वो संवैधानिक राजतंत्र, मतलब लोग ही चुनेंगे वहां के राजाओं को। ठीक है, राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है ना, तो अब जो है ये देखेंगे फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी। फ्रांस के अंदर जो क्रांति स्टार्ट हुई, लुई 16 को हटाया गया, लुई 16 वहां पर हटा, तो क्या एकदम से वहां पर लुई 16 के हटने के बाद वहां पे क्या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं दोस्तों, एक बहुत लंबी कथा है इसके पीछे, समझ लो ना, एक बहुत बड़ी क्रांति का टाइम पीरियड है ये, जहां पर आप देखेंगे 1848 तक ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड चलता है। और उसी टाइम पे 1804 के अंदर आप देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट भी आता है। ठीक है, अब ये देखेंगे अगला जो टॉपिक है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भाई राष्ट्रवाद का उदय का कोई तो कारण होगा, क्यों लोग राजा के शासन को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए निरंकुश सबसे पहला जो टॉपिक है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, हाईलाइट कर देता हूं मैं, निरंकुश शासन व्यवस्था था। जब राजा का राजतंत्र हुआ करता था तो एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो निरंकुश थी। निरंकुश का मतलब जिसका कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, जो राजा चाहेगा वही होगा।
राजा को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, पादरी वर्ग को टैक्स देना पड़ता था फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर जितने भी देश थे। तो सबसे पहला जो कारण था राष्ट्रवाद के उदय का कारण, वो यही था। सवाल आ सकता है इसके ऊपर कि फ्रांस के संदर्भ में बताइए कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, यूरोप के संदर्भ में बताइए राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो सबसे पहला कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचार मतलब देखो, लोगों के अंदर जब भावना आई तभी तो वो लोग क्रांति करेंगे। तो उस टाइम पर जो लोग आंदोलन करेंगे उनको उदारवादी लोग कहते हैं, जिसको लिबरल्स कहते हैं। लिबरल शब्द जो है आजाद, लिबरल का मतलब होता है आजादी, आजाद होना। तो विचारों का प्रसार हुआ उसी टाइम पर, उसी टाइम पीरियड पर उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ। लोगों के अंदर विचार आई कि भाई राजा को हटा करके हम लोग अपनी सत्ता भी कायम कर सकते हैं। तीसरा जो कारण था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। बंधुत्व मतलब भाईचारगी, ठीक है। स्वतंत्रता मतलब कि हम राजा को हटा करके हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र होंगे। समानता, और सभी लोगों में एक तरीके का जो भेदभाव हुआ करता था। देखिए आप 3 स्टेट में फ्रांस बटा हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। एक है पादरी वर्ग, एक है राजा का वर्ग, एक है किसान वर्ग। और किसान वर्गों में एक बहुत बड़ा तबका हुआ करता था जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, सारे कुलीन वर्ग उसके अंदर ही आते थे। तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर जो समानता थी वो नहीं थी। तो ये जो कारण क्या है राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है कि इसी समानता को हमको लागू करवाना है, समझ रहे हो आप। उसके बाद शिक्षित मध्य वर्ग की सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो शिक्षित मध्य वर्ग। ये तो क्रांति जो होती है वो लोगों को प्रेरित करने से होती है, और प्रेरित कौन लोग करते हैं? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। समझो हमारे देश के अंदर जो क्रांतियां हुई, आप देखो गांधी जी के संदर्भ में देखेंगे तो वो कहाँ से पढ़ करके आए थे। चाहे आप नेहरू साहब को देख लें, वो कहाँ से पढ़ करके आए। ये सारे के सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो क्रांति कर रहे हैं। चलो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। गांधी जी जानते थे कि हम अकेला क्रांति नहीं ला सकते, तो उन्होंने देखा था कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। समझो इसलिए गांधी की जो आंदोलन होता है बहुत बड़ा वास्ट क्यों बनता है, क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा करना जानते थे। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो शिक्षित थे, उनको पता था कि एक व्यक्ति को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक संस्था को टारगेट ना कर रहे हैं भाई। तो वहां पे हमको एक संस्था के द्वारा ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो उदय के कारण में लास्ट कारण है शिक्षित वर्ग की भूमिका। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, देखते जाएंगे बच्चों। अच्छा ये ड्यूक मेटरनिक मैंने नाम पहले लिख दिया था, अभी आएगा इस बुर्बक का नाम, आगे देखेंगे क्या क्या काम करता है, ठीक है। ड्यूक मेटरनिक। अगला जो है एक क्रमिक विकास की मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। क्रमिक विकास मतलब कैसे क्रम द्वारा हुआ। सबसे पहले तो 1789 फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के अंदर की बात हो गई। 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई। फिर उसके बाद वहां पर रोबेस्पियर का राज आता है। रोबेस्पियर के बाद वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट का राज आता है। नेपोलियन, वहां पे जो नया राजा बनता है वो कौन बनता है? नेपोलियन। अच्छा नेपोलियन से बहुत ज्यादा प्रभावित। अच्छा नेपोलियन ने, वैसे तो अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो वैसे तो कुछ खास कार्य मतलब देश की नजर में देखेंगे तो ये राजतंत्र ही है, लेकिन औरों से अच्छा राजतंत्र था इसका। इसने क्या किया था, फ्रांस की जो खोई हुई जो उसकी जो खोई हुई जो इज्जत थी नेपोलियन ने उसको लौटाया। लगभग लगभग इसने अपने आसपास के देशों को जीत लिया था अपने टाइम पीरियड में। जैसा रोबेस्पियर ने किया इसका सब कुछ उसने चेंज किया। अपनी नागरिक संहिता 1804 का नागरिक संहिता बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया था, ठीक है। नागरिक संहिता संहिता में क्या बताया, अभी अगर आएगा, हाँ ये रहा। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में ही देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया। देख रहे हो क्रांतिकारी। नेपोलियन वैसे तो राजा ही था, लेकिन इसको क्रांतिकारी सुधार मतलब कि ये फायदेमंद सुधार थे जो कि नेपोलियन ने स्टार्ट किए थे, जिसको 1804 का नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको नेपोलियन का कोड कहा जाता है और हिंदी में नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। अच्छा इसमें क्या क्या बदलाव किए तो उसने मतलब नापोलियन की अच्छी व्यवस्था, शासन के अंदर चलाने के लिए एक अच्छी तरीके का जो शासन व्यवस्था होता है वो लेकर के आया था नेपोलियन अपने देश के अंदर 1804 के अंदर। अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखिए फ्रांस जो है अब थोड़ा सा सुधर रहा है। कब? जब नेपोलियन आता है तो फ्रांस की जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो बचाया नेपोलियन ने, बनाया उसको, बेसिकली वो उसको आगे लेकर के जा रहा है। लेकिन इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों के राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से बहुत जुड़े हुए थे। तो ठीक है, तो देखेंगे उसके बाद जो नेपोलियन है, धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो नेपोलियन है उसको, अब ये देखिए 1804 से लेकर 1815 तक लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि 10 11 12 साल तक जो भी है वहां पर कौन रहता है? नेपोलियन ही रहता, फ्रांस का राजा, ठीक है, संवैधानिक राजा या फिर खुद से जो बना। लेकिन
जो इसने जो बदलाव किए वो सराहनीय थे फ्रांस के संदर्भ में, वो अच्छा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वियना की संधि हुई। वियना की संधि का मतलब क्या, वाटरलू की लड़ाई होती है इसी बीच, आप देखिए जरा, वाटरलू की लड़ाई होती है। अरे यार, अरे हिटर, देखिए वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई के अंदर, क्योंकि देखिए जब फ्रांस के अंदर जब ये राजा बनता है नेपोलियन बोनापार्ट, इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट किया। तो इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वो सब इससे तंग आ गए। तो दो तीन राज्यों ने मिल करके इसके खिलाफ वाटरलू के अंदर एक जंग लड़ी, और इस जंग में हराया किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। जब नेपोलियन बोनापार्ट हारता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद वियना के अंदर एक संधि होती है, और वियना की संधि की जो अध्यक्षता है, वो भी जो ऊपर जो नाम आया है, अभी जो मैंने ऊपर नाम जो लिखा था, ये नाम जो है ड्यूक, ड्यूक नाम जो आ रहा है, ये जो नाम आ रहा है, ये जो ना ड्यूक मेटरनिक, इसी व्यक्ति ने की थी। सवाल पूछा जा सकता है कि वियना की संधि की जो अध्यक्षता है वो ड्यूक मेटरनिक ने की थी या किसने की थी। ठीक है, उसके बाद 1815 के बाद ये सारा के सारा जो ना फ्रांस के समय में पढ़ रहे हैं। 1815 के बाद फिर उदारवादियों ने क्रांति कर दी। देखो यहाँ पे 1815 में वियना की संधि में दोबारा से जो नेपोलियन के बाद जो फ्रांस का जो आया था लुइस 16, उसका बेटा या पोता ला करके दोबारा बिठा दिया जाता है उसके अंदर, या फिर उसी की फैमिली का कोई मेंबर चाहिए, उसी की फैमिली का कोई मेंबर, यानी कि दोबारा जो है फ्रांस जो है राजतंत्र के दौर में चला गया। ठीक है, अब ये जो है वहां के लोग फिर से 1848 के अंदर फिर से क्रांति करते हैं, और फिर 1848 में क्या करते हैं, 1848 के अंदर फिर से फ्रांस के अंदर राजतंत्र को कायम करते हैं। ठीक है, राजतंत्र को खत्म करके वहां पर संवैधानिक राजतंत्र को काम करते हैं। भाई राजतंत्र रहे, लेकिन कैसे, लेकिन 1847 के बाद लोकतंत्र कायम हो जाता, वहां पे राजतंत्र नहीं रहता है, लोकतंत्र ही कायम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो फ्रांस है एक 1789 के दौर से लेकर के, देख लो कितना साल टाइम पीरियड लग रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं भाई साहब कि यहाँ से लेकर के आप देखिए 1789 से लेकर के, ये देखिए 1789 से लेकर 1804, फिर 1815, फिर 1848, इतना टाइम पीरियड तक फ्रांस के जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, और वहां पर राजतंत्र को खत्म करके 1848 में जा करके फाइनली उन्होंने किस तरीके से अपने वहां लोकतंत्र कायम किया। अब इसी के देखा देखिए, अब देखिए अगला जो टॉपिक आप देखेंगे, इसी के देखा देखी क्या होता है, और देश भी जो भी यूरोप के और भी देश थे वहां पर क्या हुआ, आंदोलन फैलता है। तो सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण क्या होता है इसी के आधार पर। ठीक है, 1866 से लेकर के 1871 के टाइम पीरियड में, फिर उसी के आधार पर इटली में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चलने लगते हैं। ठीक है, इटली का एक, सारे के सारे टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका लगभग लगभग जो अब तक जो चल रहा है वो फ्रांस के बारे में था। ठीक है, तो फ्रांस के संदर्भ में देखिए, फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई, और याद रखिएगा दो तीन बातें कि फ्रांस में क्रांति होती है, और ये क्रांति फैलते 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 यूरोप के देशों में, फिर यूरोप के देशों के अलावा एशिया के देशों में फैल जाती है। हिंदुस्तान में आता है क्रांति का जो एक छींटा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये क्रांति जो फैलती चली जाती है, और यूरोप के देशों के अलावा और भी देशों में चली जाती है। देखते हैं अगला जो टॉपिक है, आंदोलन करने वाले कौन से लोग हैं, यही टॉपिक्स आप लोगों को उसके अंदर देखने को, फ्रांसीसी क्रांति के, क्रांति एवं राष्ट्रवाद का एक नया जो टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बजट कम है दोस्त, इसलिए हम लोग ना चला लीजिए काम फिलहाल, अगला देखते हैं एक आध सालों में। आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर तो समझ रहा ना, भेज देना ग्रुप सब में, वरना फेल हो जाओगे, दुआ नहीं। बहरहाल चलिए, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद ये टॉपिक है आपका। अरे ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट, चलिए इसी से काम चलाते हैं। क्रांति एवं राष्ट्रवाद, संविधान कौन से कैसा शासन लाएंगे फ्रांस के अंदर, जो क्रांति हुई तो कैसा शासन लाया गया, संविधान आधारित शासन लाया गया। मतलब जो शासन चलेगा वो किस पे होगा आधारित, संविधान द्वारा चलेगा। समानता होगी, जब लुई 16 खत्म हुआ तो इन चीजों की बात ये है कि संविधान द्वारा शासन चलेगा, समानता होगी लोगों के बीच में, और स्वतंत्रता की बात है, सब स्वतंत्र हो गए, बंधुत्व जैसे विचार लाए गए, नए फ्रांसीसी तिरंगा झंडा तैयार किया गया, और इसी के तर्ज पर और देशों ने भी अपना झंडा तैयार किया। नेशनल असेंबली का गठन किया, जो कि लोगों के द्वारा गठन किया गया था। आंतरिक आयात, ये देखिए बहुत अच्छी बात है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब तक जो चलता हुआ आ रहा था वो क्या था, जो राजा चाहता है वो, कहते हैं ना अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो यहाँ पे जो चल रहा है अब तक यही चल रहा था। तो इस अंधेर नगरी को खत्म किया, वहां के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो लोग क्रांति कर रहे हैं, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो कि उदारवादी लोग हैं, उस क्रांति के अंदर इस
ये पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म करते हैं और फ्रांस के अंदर ये सारे के सारे चेंजेस लेकर के आते हैं। ठीक है, हालांकि इसको लाते लाते लागू करते करते 1848 तक का टाइम पीरियड आ गया था, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी व्यवस्था थी। ये एक अच्छा राजा से तो ठीक ही ठाक था बिल्कुल। ठीक है, अगर रोबेस्पियर अगर छोड़ दिया जाए, रोबेस्पियर ने तो वही किया जो राजा करता हुआ आया था अब तक, लेकिन नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा सुधार किया था। फिर 1815 में वही हाल हुआ, लेकिन 1848 तक आते-आते क्या हुआ? कहते हैं ना कि भई आप अगर दिल से कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना? दुष्यंत साहब ने ये कविता की लाइन मैंने पढ़ी है। तो आप लोग भी आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते, समझ रहे हो ना? आप एसएसटी समझ सकते हैं, आप साइंस समझ सकते हैं, आप मैथ समझने की बात है सारी की सारी। ये सारे चेंजेस मैं बता रहा हूँ। समझ है ना? कि मतलब कि क्रांति हुई तो क्या कुछ चेंज हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। ये सारे चेंजेस तो पढ़ रहे हैं। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। देखो, भाषा के आधार पर भी लोगों के अंदर एकता क्या किया गया? लोगों के अंदर एकता लाया गया। तो फ्रांस के अंदर फ्रेंच ही चलेगा ना जी, ठीक है? फिर अच्छा मैंने बताया था ना 1848 1804 का जो आप लोगों ने मैंने बताया था अभी कि 1804 के अंदर नागरिक जो नेपोलियन कोड था, उसकी जो कुछ बातें हैं यहाँ पर फिट की जा रही है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग से एक स्लाइड में बनाकर ये सपोर्ट मटेरियल है, जो कि सरकार द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया जाता है, मतलब बाँटा जाता है, फ्री में दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा नोट्स है और उनके लिखने वाले बहुत बड़े-बड़े टीचर होते हैं, ठीक है? हम लोग भी इन टीचरों से पढ़े हुए, इनमें से एक टीचर तो हमारे भी थे, जिनसे हम लोगों ने पढ़ा था, जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो उनसे ही हम लोगों ने डिस्कस करके ये बुक को कहा कि इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने पढ़ा भी, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मतलब कि बहुत फिज़िबल चीज़ है, आप इन चीज़ों को अगर आप सही से समझ पाते हैं, तो आपके लिए ये वेल एंड गुड होगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर प्री बोर्ड के लिए। देखिए, अब दूसरा टॉपिक बन जाए, अभी इससे पहले क्या था? राष्ट्रवाद जैसे आया, तो फिर क्या-क्या चेंजेस आए? उसके बाद 1800 आप कह रहे हैं भाई नेपोलियन कोड था क्या वो? नेपोलियन कोड बताइए। सवाल ये है, तो आंसर ये लिखना है आपको, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। जैसे कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पैदा होता था, अगर पादरी वर्ग में पैदा होगा, तो वो क्या होगा? उनको बहुत सारे राइट्स मिलते थे, है ना? तो ये विशेष अधिकार था उन्हीं के फैमिली के मेंबर्स को, है ना? राजा का बेटा राजा बनेगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई। सारे की सीधे पादरी वर्ग को जो मिलने वाला कर था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसी के अलावा जो चर्च को मिलने वाला या फिर जितने भी जो टैक्स सिस्टम थे, वो सब के सब खत्म हो गया। अब किसको मिलेगा वो? सिर्फ़ एक जो संवैधानिक राजतंत्र, मतलब संविधान द्वारा जो चुना गया लोग है, उन्हीं को मिलेगा। कानून के सामने समानता, सभी लोग समान होंगे। देखो ये है कौन है? 1804 में कौन है? नेपोलियन है। नेपोलियन भी एक राजा है, लेकिन ये चेंज क्या कर रहा है? एक मानवता की एक मिसाल कायम कर रहा है। लोगों को क्या दे रहा है? समानता दे रहा है। लोगों को क्या दे रहा है? संपत्ति का अधिकार का सुरक्षित किया गया, है ना? उसके बाद प्रशासनिक विभाजनों का सरल बनाया गया। प्रशासन के अंदर केवल एक व्यक्ति प्रशासन नहीं चलाएगा, राजा ही सब कुछ का हेड नहीं होगा। सबको ही इसके अंदर क्या अपना-अपना योगदान देंगे। मतलब क्या? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का गठन किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती मतलब कि राजा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों को भू-दास्तव, अच्छा ये दास्तां की जो प्रथा थी, कि लोगों को खरीदा बेचा जाता था, वो भी सब कुछ क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। सब कुछ किसके आने पे? चचा नेपोलियन। याद रख भाई लोग का, नेपोलियन के आने पे सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये चाहता था फ्रांस के अंदर वाक़ई में अच्छी सारी चीज़ें बदलाव हो। अगला, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों से हटा दिया गया, है ना? जो लोग भी बहुत परेशान थे, शहर के अंदर कारीगर जो बहुत परेशान थे राजा की व्यवस्था से, वहाँ पर भी जो उनके ऊपर निरंकुश शासन लगाते थे, उन सबको भी धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे, जो लोग भी उदारवादी थे, जो राष्ट्रवाद चाहते थे, यानी कि जो लोकतंत्र या फिर देश को अपने आधार पे जो चलाना चाहते थे, यानी जो लोकतंत्र कायम करना चाहते थे, जो अपने राष्ट्रवाद की कल्पना को लेकर के आगे बढ़े थे, वो उनके लिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद राष्ट्रवाद होने का क्या मतलब था। तो सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में सहमति पर सरकार बने, सहमति पर आधारित एक सरकार की गठन हो, यानी कि जो सरकार बनेगी वो लोकतंत्र हो, लोगों के द्वारा चुनी गई हो। दूसरा, संविधान आधारित शासन, यहाँ पे दिख रहा होगा बाबू लाल और लालियो, संविधान आधारित शासन, मतलब जो वहाँ पे शासन व्यवस्था जो चले वो संविधान से आधारित हो, ना कि राजतंत्र पर आधारित हो। तीसरा, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित, संसदीय सरकार मतलब संसद के द्वारा, मतलब संसद के बहुत सारे अंग हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इन भागों में सरकार चले, ना कि कोई राजतंत्र द्वारा चले। और विशेष अधिकारों का अंत हो, जो कि अब तक दिए जा रहे थे, फ्रांस में दिए जा रहे थे या
यूरोप के और भी जो देशों में दिए जा रहे थे विशेष अधिकार, जो अलग अलग समुदायों को जो मिल रहे थे, या फिर पादरी वर्ग को कह लीजिए, या फिर आप राजा वर्ग को कह लीजिए, जिनको विशेष अधिकार दिए जा रहे थे, उनके अंत की बात करती थी। तो दूसरा देखिए यहाँ पे, कानून के समक्ष सबकी समानता हो, सब व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हो, मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं हो। अच्छा यहाँ पे देख रहे होंगे, मत देने का अधिकार सबको हो लेकिन केवल अमीर लोगों को हो। मुक्त बाजार का मतलब कि टैक्स फ्री जो बाजार चल रहा हो वो चले, ना कि कोई राजा इनको चला रहे हो। और अगली जो बात है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, जो टैक्स वगैरह जो लगते हैं उनसे मुक्ति चाहते थे ये लोग। सॉरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि वो लोग आखिर चाहते क्या थे। राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, वो लोग चाहते क्या थे। तो आपने देख लिया कि राजनीतिक आधार पर वो लोग एक ऐसी सत्ता चाहते थे जो लोगों के द्वारा चुनी जा रही हो, और वो संसदीय सरकार चाहते थे, वो लोकतंत्र पर आधारित सरकार चाहते थे, वो संविधान पर आधारित सरकार चाहते थे। और आर्थिक क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, ये मुक्त बाजार की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मुक्त बाजार है, ये वस्तुओं की सेवा में वृद्धि जो हो रही है, ये सब की सब उनकी छूट हो। ठीक है, अब एक नया जो टॉपिक आएगा बाबू, आप देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि टॉपिक का जो नाम है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। देखिए 1815 की घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ। कि आप लोगों ने जो अब तक नेपोलियन जो पढ़ा है, तो 1815 तक आते आते क्या हुआ कि 1815 में नेपोलियन हार जाता है। अच्छा, वो जो लड़ाई थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो जो लड़ाई थी, जो जिसमें हारता है, जिसको आप वाटरलू की लड़ाई कहते हैं, वाटरलू की लड़ाई, जिसमें नेपोलियन की क्या हो जाती है, नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, वो क्या होता है, ये जो युद्ध है वो हार जाते हैं। यानी कि इसको 3-4 राज्यों ने मिलकर के, जिसमें ब्रिटेन है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, इन राज्यों ने मिल करके क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को, यादा सा आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये 3 है, एक और होगा देश, ठीक है, बुक देखेंगे तो मिल जाएगा। ब्रिटेन, रूस, एक सारा काम मैं थोड़ी करूँगा, आप भी एक देश का नाम बताइए कि कौन से देश का वो जो था, वो 34 देश। तो इन चारों देशों ने मिल करके 1815 में वाटरलू की लड़ाई में किसको हराया, नेपोलियन को हराया। अब नेपोलियन जैसे हारता है, यूरोप में दोबारा से, या फिर फ्रांस की अगर स्थिति में कह ले, दोबारा से क्या हुआ, रूढ़िवाद आ जाता है। यानी कि वही सरकार की जो पुरानी नीतियाँ चलती हुई आ रही थी, वो दोबारा से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ बातें आप लोग देखिए ज़रा। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव हुआ पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। अच्छा, ये सारी बातें क्या हो रही है, देखिए, दोबारा जो हारता है, कौन हारता है, हमारा जो नेपोलियन बोनापार्ट हारता है, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जो हारता है, उसके बाद दोबारा से वहां पर फ्रांस के अंदर या फिर यूरोप की बात कर ले, तो वहां पर दोबारा परिवारवाद की बात हो रही है। यहाँ पे परिवारवाद यानी कि एक ऐसी सरकार हो जो कि राजतंत्र पर आधारित हो। क्या हो, राजतंत्र पर आधारित हो। यानी कि दोबारा से वहां पर क्या आ रही है, राजतंत्र अगर आधारित होगी तो रूढ़िवाद, एक कंजर्वेटिव जो सोच थी, वो दोबारा से स्थापित हो रही है। तो 1815 के बाद क्या हुआ, फिर फ्रांस और यूरोप के देशों में दोबारा से रूढ़िवाद की जो स्थापना देखने को मिलती है। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए उन सबको खत्म कर दिए, जिसके लिए एक समझौता किया गया, जिसका नाम वियना समझौता या वियना संधि कहा जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, वियना संधि क्या है। 1815 के अंदर वियना संधि की जाती हो, जिसकी जो अध्यक्षता है वो ड्यूक मैटरनिक करता है। कौन, ड्यूक मैटरनिक इस वियना संधि की समझौता करता है। ठीक है, अच्छा, इस वियना संधि में क्या हुआ था, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में कौन हार गया, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। और जो देश जीते, देखो ये वियना कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, जो देश जीते, कौन कौन से देश जीते, 1815 में ब्रिटेन, पर्शिया, रूस और ऑस्ट्रिया से यूरोपीय शक्ति जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, इन्होंने क्या किया, एक वियना के अंदर, वियना जगह का नाम है, वियना के अंदर इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसको वियना संधि कहा गया, और वहां पर दोबारा से राजतंत्र को क्या किया, स्थापित किया। और कैसे किया, प्रतिनिधि के यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। अच्छा, ये आप लोगों का सवाल है कि ये कहाँ का चांसलर था।
ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये व्यक्ति कहाँ का चांसलर है। देखिए, वियना संधि के अंतर्गत 3 निर्णय लिए गए। फ्रांस की सीमा, यानी कि जो अब देखो ये सारा का सारा जो संधि है किस पे थोपी जाएगी, फ्रांस के ऊपर, क्योंकि फ्रांस का ही तो जो राजा था कौन था, नेपोलियन। नेपोलियन ने सबको हराया था, तो उन्हीं के तहत ये देखिए उन्हीं के ऊपर ये सारी की सारी शर्तें थोपी गई। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर राज्य राज्य कम कर दिए गए, भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। ठीक है, मतलब फ्रांस की जो जितनी भी सीमा थी उसको एक बाउंड्री कर दिया गया ताकि ये अपना विस्तार और ना करे, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। अब ये देखिए दोबारा आप देख रहे होंगे भाई साहब, ओए होए हो। वो एक शेर है ना, शेर याद नहीं आ रहा, बाद में पढ़ते हैं शेर को। ये देखिए, ये देखिए दोबारा क्या किया गया, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है मेरे बच्चों। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहली बात, वियना संधि में बात कही गई, ये दोबारा से किसकी शासन व्यवस्था को, बोर्बो वंश की शासन व्यवस्था दोबारा वापस आ रही है, देख रहे हैं आप। दूसरा, फ्रांस की जो सीमा थी उसको, फ्रांस की सीमा तय कर दी गई ताकि ये अपना आगे विस्तार ना कर सके। समझ रहे हो ना? ये देखिए, फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य एक रूढ़िवादी स्थापना का व्यवस्था करना था। रूढ़िवादी स्थापना मतलब क्या, दोबारा से राजतंत्र लाना था, दोबारा से राजतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस के अंदर आ रही थी। देख रहे हो, 1789 से ये स्टार्ट हुआ, ये क्रांति अपने अलग अलग दौरों से आया। 1804 में हमारे नेपोलियन बोनापार्ट साहब नेपोलियन संहिता लेकर के आते, फिर 1815 में क्या होता है, 1815 में फिर नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार जाते हैं। फिर 1815 में ही वियना के अंदर ये सारी की सारी ये चीजें हैं फ्रांस में लागू कर दी गई। समझ रहे हो? और इसका जो असर हुआ पूरे के पूरे यूरोप में देखने को मिला। वियना के अलावा जितने भी देश थे, जितने भी देश थे, वियना कह रहा हूं, फ्रांस के अलावा जितने भी देश थे, उन सभी देशों को भी इन चीजों पर, जितने भी लोग क्रांतिकारी उस टाइम पे लोग लगे हुए थे, उस सभी को क्या होना पड़ा, सबको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा था। सर, क्योंकि इसके बाद दोबारा से रूढ़िवाद आता है कहाँ, फ्रांस के अंदर, और इसका जो असर है पूरे के पूरे यूरोप में देखने को मिलता था। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा, कि अब आपको ये बात टॉपिक समझ आ गया होगा कि 1815 में कौन सी घटना हो रही है। 1815 के अपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव पूरा रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। मतलब जो परिवर्तन जो कर रहा था, कौन कर रहा था, तीव्र परिवर्तन जो नेपोलियन कर रहा था फ्रांस के लिए, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ लेकर के आ रहा था देश को, वो दोबारा से अब किन आधारों पर ला करके खड़ा कर दिया गया। तो मेरे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे दोबारा से रीति रिवाज, परंपरागत तरीके से जो सरकारें बनाई जाती थी, राजतंत्र को स्थापित किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस, जिसको कांग्रेस या वियना सम्मेलन ही कहिए, का आयोजन वियना में किया गया। इसको वियना कांग्रेस, वियना संधि कहिए। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया का चांसलर, मैंने सवाल किया था अभी पीछे, ये कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये था आपका पूरा का पूरा वियना संधि। तो आपको कुछ बातें अब तक जो मेरे बच्चों क्लियर हो गई होगी, वो क्या है कि फ्रांस की जो स्थिति है वो क्या है, 1789 से स्टार्ट हो करके अब देखिए, अब 1815 तक भी फ्रांस अभी क्या हुआ है, राजतंत्र में दोबारा लौट आया। ठीक है, और जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, इन सबको क्या होना पड़ा, अंडरग्राउंड, गुप्त अंडरग्राउंड होना पड़ा। ये सब अंडरग्राउंड है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछिए, सर ये समझ नहीं आया, आप इस तरीके से बताइए, तो आपको और भी चीजें और भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगी। वही जो हमने अभी पीछे पढ़ी वही सारी बातें आ रही है। वियना संधि की क्या विशेषता थी, फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, है ना, देख ली, फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था।
ठीक है, फ्रांस में उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने अपने नेपोलियन के समय में जीता था। जो मैंने बताया ना कि नेपोलियन के टाइम पर जितना भी जो क्षेत्र जीता था, फ्रांस तो वहीं पर लाकर के छोड़ दिया गया। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक लगा दिया गया। समझ गए ना। और क्या एक नई सरकार जो बनाई गई, वो कौन थी? वो थी इसका किसका बेटा था? बुर्बोवंश का राजा था। अब राजा को केवल राजपाट से, राजतंत्र से मतलब था, उसको देश से कोई लेना देना नहीं था। उसको तो सरकार, उसको तो देश मिला है। उसका जो खोया, उसके बाप दादा की जमीन खोई थी, उसने दोबारा उसको देश मिला है। तो अब उसके ऊपर कोई भी शर्त ठोक दो। ये शर्तें किसके लिए नुकसानदायक थी? जो वहां के आम जनता की। समझ, जो नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए और दोबारा से वहां पर एक सरकार की स्थापना की गई जिसको रूढ़िवादी सरकार कहिए, जिसको कंजर्वेटिव इंग्लिश में आप कहते हैं तो कंजर्वेटिव कहिए या फिर रूढ़िवादी सरकार कहिए। आप यहां तक अगर समझ आ रही है बात तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ग्रुप में इस चैनल को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए कुछ लोगों के बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 3 नंबर में तो आपको हर साल देखने को मिलेगा इनके ऊपर क्वेश्चन कि ड्यूक मेटरनिक कौन था, फिर जोसेफ मैजिने कौन था, ये सब ये बहुत। ठीक है, फिर क्या हुआ? ड्यूक मेटरनिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ड्यूक मेटरनिक, इनका जन्म 15 मई 1773 में हुआ। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन के युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए या ये जो है ना, ये बात कह रहा है कि फ्रांस अगर छींकता भी है, यदि फ्रांस छींकता भी हो तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। इसने यह बात 1830 के अंदर कही थी। क्यों? क्योंकि 1815 में जो सत्ता लेकर के आ रहे हैं ना, 1815 में जो बर्बन वंश को जो दोबारा लुई 16 के बेटे को, पोते को जो भी लाया गया, 1830 में दोबारा इसको चुनौती दे दी। सर देखते हैं, देखिए 1830 में उसको दोबारा चुनौती मिलती है। अब उस 1830 में दोबारा इसको चुनौती मिली, परेशान होकर के ड्यूक मेटरनिक ने यह बात कही और वो जो युद्ध था दोबारा 1830 के अंदर, 1815 में पूरा का पूरा रूढ़िवाद आ गया, पूरा का पूरा यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर। लेकिन अब जो दोबारा से देखेंगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो है फ्रांस के अलावा और भी यूरोप के देशों में 1830 के बाद फिर से आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारा जो मेटरनिक है वो कहता है कि फ्रांस अगर छींकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि फ्रांस जैसे आंदोलन करने लगता है पूरे यूरोप में भी आंदोलन फैल जाता है। तो 1830 के अंदर भी एक आंदोलन हुआ। ठीक है, ये 1830 को कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त जनसंख्या की वृद्धि थी। इस टाइम पर लोग गांव और शहर की ओर रुख करने लगे, बेरोजगारी में वृद्धि हुई और गरीबी बढ़ने लगी। इसी साल दौरान में फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, ये सारी इसकी सारी चीजें होने लगी देश के अंदर। और वहां का जो राजा है, जो दोबारा 1815 में जो राजा बना था, जो बुर्बो वंश का जो राजतंत्र कायम हुआ था, वो इन चीजों को संभाल नहीं पा रहा था। लोगों ने फिर इसके खिलाफ क्या किया? ले लोकतंत्र के लिए लोग फिर क्या करने, जन आंदोलन स्टार्ट कर दिया। फिर आंदोलन होने लगे, फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये देखिए भाई, लोग सड़कों पर उतर आए, जहां जगह जगहों पर अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया। सवाल ये भी आया कि 1830 का कृषक विद्रोह बताइए। तो अब ये सारे रीजन बताइएगा। जनसंख्या बढ़ी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, गरीबी बढ़ी थी। तो लोगों ने क्या किया था? किसानों ने मिल करके एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसको कृषक विद्रोह कहा जाता है, जिसे पूरे यूरोपियन सरकार के गणतंत्र राज्य घोषित कर देगा। अब 1830 के बाद से लेकर के पूरे यूरोप के अंदर 1848 तक से आगे भी आप देखेंगे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर आंदोलन होते रह गए और एक एक देश सब क्या होते लगे? आज़ाद होने लगे। कोई किसी राजा के खिलाफ जाने लगा, कोई किसी। तो हम इसमें 2-3 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसके अंदर इटली के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वहां पर एकीकरण की व्यवस्था आती है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो व्यक्ति है हमारा, वो है हमारा यहाँ पर मैजिनी साहब है, जोसेफ मैजिनी। अच्छा, ये पढ़ा, इनका चेहरा देख लीजिए। ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी
कार्बोनारी, याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। कार्बोनारी गुप्त संगठन, गुप्त संगठन क्या, छुप छुपा करके संगठन क्रांति करने के लिए उनके सदस्य बने। फिर 24 साल की ये पहले व्यक्ति है जिनको लिगुआरिया के अंदर में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाला दिया गया। तत्पश्चात इन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत मतलब फिर से गुप्त संगठन की स्थापना की। पहला था मोरसई, मोरसई जगह का नाम है, वहां पर इन्होंने यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। तो इन्होंने दो गुप्त संगठनों की स्थापना की। याद रखिएगा अपना, ये सदस्य किसके थे, कार्बोनारी के। और इनको कब निकाला गया, 24 साल की उम्र में, उम्र पूछ ले आएगा कहाँ से, लिगुआरिया से। 1831 का टाइम पीरियड है। और इन्होंने दो गुप्त संगठन खोले, मार्सेई कहाँ खोला, इटली में, और दूसरा कहाँ पे खोला, बर्न में। नाम क्या है, यंग यूरोप। मतलब कि यंग लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपनी एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, आप देखिए। अच्छा, ड्यूक मेटरनिक ने इनके बारे में एक बात कही है, मैस्सीनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध और प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादी के मन में भय भर दिया गया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का खतरनाक दुश्मन बताया। अब दुश्मन तो बताएगा ना। अब जो मेटरनिक है वो राजतंत्र को सपोर्ट करने वाला आदमी, और ये जो है वो संवैधानिक राजतंत्र, संविधान को सपोर्ट करने वाला आदमी, तो वो तो उसको अपना दुश्मन बताएगा ही। समझ में आ रही ना बात? हाँ, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, वही मैंने बताया था 1830 के बाद। देखिए थोड़ा सा टाइम पीरियड को हम देख लेते हैं। 1789, 1789 फ्रांस के अंदर क्रांति स्टार्ट हुई। फिर यूरोप के अंदर क्रांतियां फैलने लगी। 1804 नेपोलियन बोनापार्ट। 1815 वाटरलू की लड़ाई, वियना संधि, वियना कांग्रेस जिसको कह सकते हैं आप। रूढ़िवाद सत्ता दोबारा से आती है। 1830 किसानों की क्रांति। और फिर 1848 का जो टाइम पीरियड आता है, दोबारा से आता है किस चीज का, आंदोलन का टाइम पीरियड। अब देखिएगा ये जो आंदोलन स्टार्ट होते हैं उसके बाद नहीं संभाले जाते हैं। फिर पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर क्या होने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं और आज़ादी आने लगती है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात पर्शा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ये टॉपिक है हमारा जर्मनी का एकीकरण, है ना, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, ये देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं उधर से, उसके बाद हम इस डॉक्यूमेंट पर वापस आएंगे। देखते हैं जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो किन तरीकों से हुआ, किन लोगों ने उसमें साथ निभाया। देखिए जर्मनी का एकीकरण 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वह जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहला राजशाही और फौजशाही ताकत ने मिलकर उन्हें दबा दिया। मतलब दबा दिया, जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे उनको सबको खत्म कर दिया। लेकिन बाद में जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे ज्यादा योगदान किया वो पर्शा के राजा, पर्शा का राजा, उसी को बाद में वहां पर उसको दोबारा से राजा, पूरे जर्मन का राजा घोषित किया जाता है हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद पर्शा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय पर्शा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क, ये नाम याद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ऑटोमन बिस्मार्क। इसका नाम बहुत पूछा आता है, ऑटोमन बिस्मार्क। जो पर्शा का जो राजा था उसका मुख्यमंत्री था ये। ठीक है, मतलब एक बड़े पद पर ही था ये जो ऑटोमन बिस्मार्क है ना, ये क्या है, एक बड़े पद पर ही आपको नजर आएगा। ये देखते हैं। हाँ, ऑटोमन बिस्मार्क आपको एक बड़े पद। पर्शा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में पर्शा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी का एकीकरण यूरोप में हो गया। पर्शा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। नए जर्मन में राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं अन्य न्यायिक व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। तो 2 नाम याद रखिएगा आप इसमें, जर्मनी के एकीकरण में, एक ऑटोमन बिस्मार्क का नाम याद रखिएगा और दूसरा नाम आप याद रखिएगा पर्शा के राजा। पर्शा के राजा का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। सर ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग
देखते हैं, पर्शिया को पढ़ लेते हैं, जर्मनी को पढ़ लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए 1866 से 1871 टाइम पीरियड भी याद रखिए। ये टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड दिख रहा होगा, थोड़ा चेंज करेगा, हाँ थोड़ा ठीक है। और दो बातें, हाँ, एकीकरण पर्शिया के नेतृत्व में हुआ, जो अभी हमने पढ़ा आगे। पर्शिया के मुख्यमंत्री ऑटो von बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण के मुख्य भूमिका अदा की। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ी, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और नाम जो मैंने बताया था कि कमेंट बॉक्स में डालिए, 1871 में काइजर विलियम को प्रथम नया साम्राज्य का नया राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण के ने यूरोप में पर्शिया को महाशक्ति के रूप में सामने आने दिया। ठीक है, नया टॉपिक जो आप देख रहे हैं, नए जर्मन में राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, है ना। अब जो नया जो जर्मनी बना था, जितने भी पुराने जो राजाओं को हरा करके जो न्यू जर्मनी का जो निर्माण हुआ था, जो नया जर्मनी आया था, उसके अंदर पहला जो राजा बना वो कौन बना? काइजर विलियम। नाम याद रखिएगा, काइजर विलियम को नया राजा बनाया गया। और याद रखिएगा, हॉल ऑफ मिरर के अंदर इसने अपनी स्थापना ली ठंड के महीने में। ठीक है, ठंड के महीना चल रहा था और हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर पूछा था सवाल, उसने अपना क्या कहते हैं स्थापना, मतलब जो शपथ लेते हैं नए राजा का, उसने लिया था। ठीक है, इटली के एकीकरण से पहले हम इटली का एकीकरण और पढ़ लेते, देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण किस तरीके से और किन लोगों ने किया। ठीक है, ये देखिए इटली का एकीकरण। अब इटली का, अच्छा, एकीकरण सबसे क्या समझते हैं आप? कहिए कि सर यहाँ पे तो युद्ध हो ही नहीं रहा, कोई लोग आंदोलन कर ही नहीं रहे। आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है इटली, या फिर आप ये कह लीजिए जो जर्मनी है, उन सबको एक करके एक नया राज्य बनाया जा रहा है, एक नया बड़ा राष्ट्र बनाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इटली का एकीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था उस टाइम पर। और 1830 के दशक ये जोसेफे मैज़िनी, नाम याद रखिएगा, जोसेफे मैज़िनी ने इटली के एकीकरण में बहुत भूमिका निभाई थी। नाम याद रखिएगा बिल्कुल, ऑटोमन बिस्मार्क किसका और मैज़िनी का इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया 1830 में। एवं 1847 की क्रांति विद्रोह असफल हुए। ठीक है, वो लोग विद्रोह कर रहे थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग विद्रोह कर रहे थे, ये सब असफल हो गए। अच्छा, ये 7 जो राज्य थे ना इटली के, उसमें केवल एक ही राजा था। अब 7 जो राजा था, उसमें सार्डिनिया पिडमोंट का जो एक राजा था, सार्डिनिया पिडमोंट, ये नाम देखिए, पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था, केवल यही एक इतालवी राजा था। बाकी सारे जो थे, वो सारे के सारे 7 में से जो 6 जो राजा थे, वो क्या थे? गैर इतालवी राज्य थे। मतलब कि वहां पर जो लोग राज कर रहे हैं वो सब इटलियंस थे ही नहीं, समझ रहे हो? तो आप ये देखिएगा, सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा है, सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा है कौन है यहाँ पे? मैज़िनी, क्या नाम है इसका? सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा है, क्या नाम बताया था ये मैंने? नाम भूलिया मैं। सार्डिनिया पिडमोंट, विक्टर इमैनुअल। क्या नाम है इसका? विक्टर इमैनुअल। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कावूर। ये राजतंत्र के पक्ष में नहीं था, मतलब ये राजतंत्र के पक्ष में व्यक्ति है, राजतंत्र मतलब कि राजा के शासन को वैध ठहराता था, लेकिन फिर भी इसने इटली के एकीकरण में बहुत भूमिका निभाई। समझ लो ना, ये देखिए क्या नाम आ रहा है इसका। हाँ, उसके बाद 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया के बलों को हरा दिया। फ्रांस के द्वारा साथ मिल करके, और किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया। और उसके बाद आगे देखिएगा, 1861 में इमैनुअल द्वितीय के एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। विक्टर इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहां का राजा बनाया गया। तो इटली के एकीकरण में आप 2 नाम याद जरूर रखिएगा, एक तो विक्टर इमैनुअल, ठीक है, उसके बाद कावूर, और एक और आएगा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी, ये 3 नाम, ठीक है, पहला गैरीबाल्डी, दूसरा कावूर, और तीसरा इमैनुअल। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग बाबू। आशा करता हूं कि आप लोगों की चीजें समझ आ रही हैं। देखिए, ये बात समझ आ रही है, ये देखिए क्या हो रहा है। इटली का एकीकरण टाइम क्या है? 1859 से लेकर के 1870 के बीच में, यानी कि कितने, लगभग 11 सालों का टाइम पीरियड है।
इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जो हम लोगों ने भी पढ़ा है। 1830 के दशक में जोसेफे मैज़नी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अभी नाम जो हम पढ़े थे ना जोसेफे मैज़नी के बारे में, तो मैज़नी का संबंध इटली के एकीकरण से है, लेकिन इन लोगों को दबा दिया गया, समझिए। तो सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा है विक्टर इमैनुअल और उसका जो मंत्री है कावूर, इन सबों ने मिल करके इटली का एकीकरण किया, क्योंकि इटली जो है कितने भागों में बटा हुआ है, देखिए इटली 7 भागों में बटा हुआ। एकीकरण का मतलब क्या, सबको सातों को मिला करके एक इटली बनाना, समझ गए ना। ये देखिए अगला, 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए और 1859 में फ्रांस सार्डिनिया पिडमोंट के एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया के बलों को हरा दिया और 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यही बस पढ़ के आ रहे हैं ना हम लोग ये सारी चीजें। अभी देखिए ये कौन है, कावूर है, सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन के नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला है। याद रखिएगा, अगर सवाल आ जाए क्या कावूर जनतंत्र को मानता था, क्या लोकतंत्र के पक्ष में था, नहीं था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया था, इटली के एकीकरण में एक बहुत अच्छी भूमिका और निभाई, एक बहुत बड़ी भूमिका ने। फ्रांस के साथ कई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो चुका। ठीक है, तो आप उधर देखेंगे जर्मनी का जैसे एकीकरण हुआ तो वहां पे एक नया राजा घोषित किया गया, है ना। यहाँ पर भी एक नया राजा घोषित किया गया, लेकिन ये सब जो राजा बनाए जा रहे हैं, ये सब कैसे राजा बनाए जा रहे हैं, लोगों के हक के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अब दोबारा वही सारी की सारी व्यवस्था अभी भी वैसी रहेगी, जी नहीं, थोड़ी बहुत व्यवस्था में चेंज आती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा व्यवस्था ही चेंज हो गया, पूरा लोकतंत्र आ गया, ऐसा नहीं। एक अगला भी नाम है गैरीबॉल्डी, मैंने बताया ना अभी, इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी का भी नाम है। ये ना तो सेना में था, एक स्वयं सेवक कर रहा था, मतलब स्वयं सेवा कर रहा था, अपनी मर्जी से कुछ लोगों को इकट्ठा किया था इटली के एकीकरण के लिए। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, उसने इटली के एकीकरण के लिए एक सशस्त्र सेवा स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। सशस्त्र मतलब जिनके पास अपने शस्त्र थे। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। देख लो, गैरीबॉल्डी का भी नाम आप देख रहे हैं, तो गैरीबॉल्डी के बारे में पूछा जाता है। तो गैरीबॉल्डी को भी याद रखिएगा कि गैरीबॉल्डी का संबंध कहाँ से है, कौन से क्रांति से है, तो आपको याद होना चाहिए मैज़नी का संबंध। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैज़नी इटली। ठीक है, इसका कार्बोनारी का सदस्य, कार्बोनारी सदस्य था, और 2 यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद आप आइएगा इसके इसी में कावूर है, जो कि इटली के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री है। उसी के बाद गैरीबॉल्डी है। तो ये 3 जो लोग हैं वो आपके इटली के एकीकरण में कार्य कर रहे हैं, ये 3 लोग, गैरीबॉल्डी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इटली का भी एकीकरण हुआ। अच्छा, ये कौन से आंदोलनों का ये रीजन था कि इटली का भी एकीकरण हो रहा है, आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण हो रहे हैं सारे के सारे। ये सब के सब जो लोग उठे, फ्रांस की क्रांति से निकले हुए लोग उठे। आप देखिए अगला ये टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि आपके बुक के अंदर ये टॉपिक है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। तो यूनान के अंदर भी स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष हुआ, जहां पर पहले जो ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था, फिर बाद में जाकर के वो साम्राज्य एक जनतांत्रिक साम्राज्य बना, लोगों का तंत्र। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों को मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित कर दी। किसके, फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत, मतलब फ्रांसीसी क्रांति जैसे हुआ तो इटली का भी जो आप एकीकरण देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही देख रहे हैं, और जर्मनी का भी देख रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, यूनान का भी देख रहे हैं। तो यानी इटली, फ्रांस ही सबके पीछे क्या है, एक कहते हैं ना कि मशाल की तरह कार्य कर रहा है। 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ नए पश्चिमी यूरोपीय लोगों को समर्थन मिला। अच्छा, ये जो ना ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य है, जहां पर मुसलमानों ने राज किया था। अब इनके खिलाफ यूनान की जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और इनका जो समर्थन किए
वो किन्होंने किया, इनके पश्चिमी यूरोप के लोगों ने किया, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा संबंध रखते थे। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी अंक के कवि लॉर्ड बायरन के बारे में पूछा जाता है, ने धनराशि एकत्र किया, वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में उन्हें बुखार के कारण मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है लॉर्ड बायरन का संबंध कौन से युद्ध से है, तो यूनान के संबंध में है। और उनकी मृत्यु कब हुई, 1824 में। क्यों हुई, बुखार के कारण हुआ। ठीक है, ये एक कवि थे। कौन थे, लॉर्ड बायरन एक कवि थे। और 1832 में कुंतुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। तो 1832 के अंदर ऑटोमन साम्राज्य और यूनान के बीच में, ऑटोमन एम्पायर और यूनान, ठीक है, यूनान के बीच में एक संधि हुई जिसको कुंतुस्तुनिया की संधि कही जाती है। कुंतुस्तुनिया की संधि 1832 में हुआ और उसके बाद स्वतंत्र यूनान की जो घटना है वो सामने आती है। ठीक है, अगला देखेंगे, लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो आप लोग देखेंगे तो पाएंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसा है। अच्छा, ब्रिटेन के अंदर थोड़ी अजीब सी दास्तान है, टॉपिक है एनसीईआरटी की, टॉपिक का ही नाम है ब्रिटेन के अंदर अजीब सी दास्तान, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ये दिखा, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। यहाँ पे क्या था, 3 भागों में साम्राज्य बटा हुआ था। इसमें राष्ट्रवाद जो आता है वो जबरदस्ती, ये देखो, एक तो स्कॉटिश थे और एक थे आयरिश और एक थे इंग्लिश। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, ये एक आइलैंड था। फिर इंग्लिश लोगों ने क्या किया, 1707 के अंदर 1707 के अंदर एक ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। अब ये तीनों मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं वहां पर जबरदस्ती इन सबको अपने साथ मिला लेते हैं। किनको, तीन भागों में बटा हुआ ब्रिटेन का साम्राज्य। पहला इंग्लिश, दूसरा आयरिश और तीसरा आपका स्कॉटिश। ये दोनों जो है, ये दोनों नहीं चाहते थे इंग्लिश सरकार से मिले जुले, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती, किन्होंने, अंग्रेजों ने इनको जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया, क्योंकि ये इनका हिस्सा था कभी साथ में, समझ है। तो इनके साथ जबरदस्ती किया, आयरिश और स्कॉटिश के साथ, और इनको अपने साथ मिला लिए, और इस तरीके से एक ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यहाँ का ब्रिटेन के अंदर, यहाँ पे कोई उथल पुथल नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम लगा। 18वीं शताब्दी में से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य था ही नहीं। ओंगल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ, ओंगल राष्ट्र अंग्रेजी को ही कहा जा रहा है, अंग्रेजी जो राज्य है, मैंने बताया ना 3 भागों में बटे हो, तो एक जो अंग्रेजी है ना, इन्हीं को ओंगल राष्ट्र व द्वीपों समूह पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र की शक्तियों को लिया, राजतंत्र से शक्तियों को लिया। कौन सी संसद ने, अंग्रेजी की संसद ने राजतंत्र जो वहां पे था उनसे अपनी शक्ति छीन करके 707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। फिर 1798 में हुए असफल विद्रोह का 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में, देख रहे हो ना, बलपूर्वक का मतलब क्या, कि लोग नहीं चाहते हुए भी इनको मिला लिया गया बलपूर्वक। क्यों, क्योंकि देखिए आयरिश के लोग थे ना, इन लोगों की अपनी पहचान, स्कॉटिश जो अपनी पहचान जो थे वो अपनी पहचान भी खो दिए। क्या हुआ, अपनी पहचान तक खो दिए ये सब। इनसे इनके कपड़े, जो इनके जो एथनिक कपड़े थे वो इनसे छीन लिए गए। मतलब क्या, आप नहीं पहनेंगे, छीन लिएगा, मतलब बिना कपड़ों के नहीं घुमाना। मतलब इनसे उनकी अपनी जो पहचान थी, जो स्कॉटिश होने की पहचान थी, उनकी जो भाषा थी वो उनको बोलने से मना कर दिएगा, जो इनके पोशाक थे वो इनको पहनने से मना कर दिएगा। ठीक है, और जबरदस्ती इनको ऐसा ही आयरिश के साथ भी हुआ, स्कॉटिश के साथ भी ऐसा हुआ और आयरिश के साथ भी ऐसा हुआ। तो मतलब जो इंग्लिश जो लोग थे, ओंगल राष्ट्र के जो लोग थे, इन लोगों ने जबरदस्ती क्या किया, एक ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की 1707 में जाकर के। समझ ना, हाँ। तो ये था आपका सारा का सारा क्या था, एकीकरण। इटली का एकीकरण आपने पढ़ा, जर्मनी का एकीकरण आपने पढ़ा, यूनान के अंदर संघर्ष आपने पढ़ा, और आपने देखा कि फ्रांस एक कैसे 1804 से 1815, फिर 1830, फिर 1848 में जा करके वो क्या होता है, एक्चुअल में आजाद हो पाता है। समझ रहे हो ना, हाँ। देखिए कुछ और टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम करेंगे दी एंड। और भी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, तो बने रहिएगा, और जो से चैप्टर का वीडियो चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन की समस्या। ठीक है, देखिए, बाल्कन भौगोलिक एवं जनजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र है, मतलब बहुत सारे विभिन्न अलग अलग जातियों और
कल्चर को मानने वाले लोग साथ में रहते। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लोव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये देखिए सारे किसके हिस्से में थे, पहले ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में थे। जैसे ऑटोमन साम्राज्य से ये लोग आजाद हुए, बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से, विघटन मतलब जैसे ही वहां से विघटन हुआ, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ, स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। विस्फोटक मतलब बहुत ब्लास्ट हुआ एकदम से, क्योंकि नए नए साम्राज्य बाहर आ रहे, तो समस्याएं भी उन क्षेत्रों में ज्यादा हुई और ऐसे क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहा गया। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकल के स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। किसके? ऑटोमन साम्राज्य के। जो भी ये जो ऑटोमन साम्राज्य देख रहे हो ना, जो ऑटोमन साम्राज्य देख पा रहे हैं आप, ऑटोमन साम्राज्य से निकल करके, ऑटोमन साम्राज्य से निकल करके सारे के सारे देश क्या होने लगे? स्वतंत्र होने लगे। ये कौन सी घटना है? फ्रांस की घटना से तो प्रेरित होकर के हुआ। तो आपका चैप्टर का नाम क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद का जो उदय है यूरोप के अंदर, फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट हुई थी। समझ रहे हो? हाँ। जैसे जैसे विभिन्न स्लोव, अच्छा इन क्षेत्रों के लोगों को स्लोव कहा जाता है, ये टॉपिक याद रखिएगा। जैसे जैसे विभिन्न स्लोव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। देखा, अलग हुए और किससे अलग हुए? ऑटोमन साम्राज्य से अलग हुए और आपस में ही लड़ने लगे। समझो ना, क्योंकि सबको ज्यादा एरिया चाहिए था रहने के लिए। ठीक है, इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स लूटना। तो अब यूरोपीय देश है, इसके ऊपर भी क्या है? नजर गड़ाए बैठा हुआ है, जिससे यह समस्या गहराती चली गई व जिसके कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए। इसके परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। इसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जितने भी यूरोप के देश थे वो सब के सब उतारू हुए, और उसी के चक्कर में क्या हुआ? आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुआ। क्या देखेंगे आप? आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है क्यों हुआ? क्योंकि बाल्कन की जो समस्या थी वो क्या था? बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत सारे मिनरल्स थे, तेल का कुआं था। इन क्षेत्रों को लूटने के लिए यूरोपीय जो देश थे वो इन पर कब्जा करने के लिए उतारू होने लगे और सब एक दूसरे से लड़ने लगे, और बाल्कन एक समस्या के रूप में नजर आने लगा। देखिए अगला टॉपिक है राष्ट्र राज्य, राज्य की दृश्य कल्पना। आप लोग देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर, देश के अंदर लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की कविताएं सुनाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की चित्र दिखाई जाती है, भारत माता का चित्र वगैरह। तो ठीक है, राष्ट्र राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, हाँ, ताकि लोग उसके लिए लड़े। राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था, जैसे कि हमारे देश के भारत माता को दिखाया जाता है, वैसे जर्मन के अंदर जर्मेनिया की माता को दिखाया गया। राष्ट्र को व्यक्ति को जामा पहनाते हुए एक नारी के रूप में चुना गया। वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, या तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। यानी नारी की छवि राष्ट्र के रूप में रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना नाम दिया गया। फ्रांस के अंदर किसको? उसी मरियाना, जिसका जन राष्ट्र को विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया में जर्मेनिया, जर्मन में जर्मेनिया, और भारत के अंदर भारत माता को कहा जाता है। ठीक है ना, भारत हिंदुस्तान के अंदर माता को पूछते हैं, लेकिन देखते हैं कि माताओं के साथ यहाँ पे किस किस तरीके से हरकत होती है। इन सब चीज़ों को बंद करना होगा, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी ना होंगे जी। अपने हक के लिए कोई यहाँ पे बन गया, अलग अलग आप लोग वकील बनिएगा, जज बनिएगा, तभी तो इन चीज़ों को खत्म कीजिएगा। तो अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। एक टॉपिक है आप लोगों का फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों फ्रैंकफर्ट शहर को मिलाकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। तो ये सब टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। ये जर्मनी के अंदर कैसे कैसे वहाँ पर 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। ये देखिए जर्मनी के अंदर हो रहा है ये सारा का सारा काम। कैसे वहाँ पे जो है एक 1831 लोग आते हैं और वहाँ पर कैसे देश को एक नए राजनीति के दौर में लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता के ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार किया, उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो गया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। तो संसद फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी, जो
एक राजा का नाम आ रहा है, पर्शिया का राजा जो फ्रेडरिक विल्हेम है चतुर्थ है, उसने इस संसद की अध्यक्षता करने से मना कर दी थी। और ये संसद क्या होने लगा, भंग होने लगा, क्योंकि जो वहाँ के जो अमीर लोग थे, अमीर लोग जो थे वो गरीब लोगों के पक्ष में नहीं थे। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि गरीब लोगों को अधिकार मिले ज़्यादा। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या हुआ, आगे जा करके भंग कर दिया गया। तो इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है कि फ्रैंकफर्ट संसद क्या है। अगला जो टॉपिक आप लोगों का, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राजनीतिक संगठन का उन्होंने निर्माण किया था। समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष किया था, बहुत टाइम लगा था। महिलाओं का बड़ा योगदान है। ये टॉपिक बहुत आता है, महिलाओं का योगदान। राजनीतिक बैठकों में, प्रदर्शनों में हिस्सा लेती थी, ठीक है ना। जो महिलाओं का देखेंगे तो देखेंगे, महिलाओं जो एक तरीके से आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कुछ जो प्रतीक है जो आपके इस टॉपिक के अंदर है, जैसे टूटी बेड़िया आज़ादी मिलने का प्रतीक है। बाद छाप वाला कवच जो है जर्मन समुदाय के प्रतीक की शक्ति है। बलूत जो पत्तियां हैं वो मुकुट और वीरता का प्रतीक है। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी करने के लिए। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की छाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा सुधारवादी राष्ट्रवादी का झंडा है। उगते सूर्य का किरण नए युग की शुरुआत है। तो ये टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से रखिएगा, याद कीजिएगा। और जो भी नाम है आप बहुत अच्छे से, जर्मनी के अंदर कौन है, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में किसका नाम आ रहा है, उसके बाद फ्रांस के एकीकरण में किसका नाम आ रहा है, फ्रांस में मतलब आंदोलन करने के लिए किसका नाम आ रहा है, नेपोलियन का आप याद रखिएगा। वाटरलू की लड़ाई आप याद रखिएगा। 1830 की लड़ाई याद रखिएगा। 1848 की लड़ाई याद रखिएगा। तो फ्रांस 1848 तक, ठीक है। उसका नेपोलियन है, नेपोलियन को याद रखिएगा। फ्रांस को याद रखिएगा। तो इटली को याद रखिएगा। तो इटली को याद रखिएगा। तो अलग अलग जो कावूर हैं उनको याद रखिएगा। विक्टर इमैनुअल को याद रखिएगा। मैजिनी को याद रखिएगा। समझ है ना। इस तरीके से ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। ये कुछ चित्र हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ठीक है। ये टॉप चित्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1840 का डाक टिकट है। इसमें मेरियाना की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधि करती है। चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मनिया का यह चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत पर लटकाना था जहां फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। जो बताया ना, फ्रैंकफर्ट संसद में सवाल आता है। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी के एकीकरण के लिए ही किया गया था, उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया था, ठीक है। जो प्रमुख कथन है कुछ देखिए। जो प्रमुख कथन है, जब फ्रांस सीखता भी है तो किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। मैसिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये किसने कहा था। ये बात भी किसने कही थी, मेटरनिक ने कही थी। देख लीजिए, कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक एक नंबर वाले, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं ना, नए युग की शुरुआत। ये आप बनाइए ज़रा, देखिए ज़रा आप लोग जो पढ़ करके आए हैं कुछ तीर मार पाएंगे कि नहीं। अभी जो हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है। मैजनी, वाटरलू की लड़ाई, अब इसको मिला करके देखिए। मैजनी, जोसेफ मैजनी कौन से, यंग इटली। यंग इटली की स्थापना किसने की। वाटरलू की लड़ाई, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी का एकीकरण, ऑटोमन बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण, जोसेफ मैजनी। यंग इटली, ये रहा यंग इटली, सॉरी। और उसका कावूर जो है इटली के एकीकरण में इसका। और फिर ऑटोमन बिस्मार्क, ये कहाँ कहाँ मिला दिया मैंने। दोबारा से करते हैं, देखिए देखिए। मैजनी हम लोगों ने पढ़ा था इटली के एकीकरण में इसका, नहीं यंग इटली में आता है इसका नाम। यंग इटली का निर्माण किया था इसमें, बनाया था, एक गुप्त संगठन बनाया था। ऑटोमन बिस्मार्क, अब ये बिस्मार्क का संबंध, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार गया। और फिर ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में। और फिर कावूर का संबंध इटली के एकीकरण से है। समझ ना। तो इस तरीके देखिए कि कौन सा वाला इसमें सही होगा, उसमें टिक लगाइए, ठीक है। अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगले देखते हैं। देखिए एक एक नंबर में, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उथल पुथल, फ्रांस में लॉर्ड बायरन की मृत्यु, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष, ये सारा आप लोगों को बताना है। 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादी क्रांति के बारे में तथ्यों को पढ़े और बताइए, ये क्वेश्चन भी है। फ्रेडरिक सरियू ने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी, बताइए वो किस देश का निवासी था। फ्रेडरिक सरियू ने जो लोकतंत्र के लिए जो बनाया था वो कौन से देश का निवासी था। महान क्रांतिकारी मूल शब्दों में, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। आप इन सबको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें
सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है। किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है, मैं किसने कहा, मेटरनिक ने कहा। लॉ पैट्री विचार का अर्थ है पितृभूमि मातृभूमि। लॉ पैट्री क्या होता है, पितृभूमि को कहते हैं। 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था, बताइए। गैरीबाल्डी तो नहीं था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय था, है ना। ये सब तो देखो, ये सब तो आंदोलन करने वाले लोग हैं। गैरीबाल्डी आंदोलन करने वाला, जसवी मैजनी आंदोलन करने वाला, विक्टर इमैनुअल का खास बंदा। विक्टर इमैनुअल उस वक्त का राजा है। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको, ये देखिए, बाप रे। कथन, अभिकथन, उत्तर कुंजी भी दे दिया गया, लीजिए आप देख लीजिए कौन कितना तीर मारा था। ये आपको उत्तर कुंजी दे दिया गया है यहाँ पे। 2 अंकों के प्रश्न। संवैधानिक राजतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, मतलब संविधान द्वारा चलने वाला राजतंत्र, तंत्र, है ना। यूरोप के नए मध्यवर्ग उदार को कैसे देखते थे। कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समाज को क्यों स्थापित किए गए थे, क्योंकि भाई 1815 के बाद उन सबको गुप्त होना पड़ा, क्योंकि क्यों सब उसको मारने लगे थे भाई, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। जोसेफ मैजिनी द्वारा स्थापित 2 गुप्त समाज कौन से थे, जोसेफ मैजिनी, यंग इटली और यंग यूरोप। रूढ़िवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, पुरानी विचारधारा को स्थापित करना, राजा के शासन को दोबारा लाना, रूढ़िवादी कहलाता है। राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में बढ़ते मध्य वर्ग की मजबूत मांग क्या थी। ठीक है, ये सारे का सारे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उत्तर कुंजी भी है इसकी। ये क्वेश्चन आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का तात्पर्य है। जोल्वेराइन का गठन क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये जोल्वेराइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जोल्वेराइन वास्तव में 1834 में गठित एक कस्टम यूनियन था। संघ ने टैरिफ बदलाव को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 30 से 2 तक कम कर दिया। सॉरी, अब 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करें, टॉपिक्स को सॉल्व करें। ठीक है, ये देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। 1804 की नागरिक संहिता जो पढ़ाया है। 1815 की जो वियना संधि है की क्या मुख्य विशेषता है जो आपको पढ़ाई है। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका जो अभी बताया है। समझ रहे हो ना, ये सारा का सारा आप लोगों को बताया गया, समझ रहे हो ना। 1815, 1804, फ्रांसीसी क्रांति को न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद ही सभी देशों को याद आया कि भाई फ्रांस के अंदर जिस तरीके से राजा को हटाया गया है, उसी तरीके से और भी देशों में राजा को हटाया जा सकता है। और इसी के तहत अलग अलग देशों में क्या होने लगा, राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन होने लगे। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, 1857 की क्रांति जो भारत के अंदर हुई है, वो भी 1800 फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्रांति है। आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहिए हमारा चैनल, सबसे खूबसूरत चैनल, यंगस्टर क्लासेस।